इस लड़के के यूट्यूब पर स्ट्रीम करते हुए अचानक इसके शहर में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया, जिसके बारे में पता चलते ही इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि ना तो इसके घर में राशन था और ना ही अब ये अपने अपार्टमेंट से बाहर जा सकता था। दरअसल थोड़ी देर पहले जब जुन्मो आज सोकर उठा तो उसके किचन में जाने पर उसको उसकी माँ का एक नोट डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं तुम्हारे पिता के साथ काम से बाहर जा रही हूँ और घर का सामान खरीदने के पैसे ड्रॉअर में रखे हुए हैं। तब उस नोट को पढ़ने के बाद जुन्मो सीधा अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलते हुए यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने लगा, जहां थोड़ी ही देर में अचानक उसके सब्सक्राइबर्स ने जल्दी से उसको न्यूज देखने को कहा। तब शुरू में तो जुन्मो को कुछ भी समझ नहीं आया, मगर टीवी चालू करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि टीवी में उसके शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस के फैलने के बारे में बताया जा रहा था, जो सरकार के कंट्रोल से भी बाहर हो चुका था। तभी जुन्मो के फोन में नेचुरल डिजास्टर एजेंसी की तरफ से एक वार्निंग आई और जब फोन और टीवी के सिग्नल जाने के बाद जुन्मो ने खिड़की से बाहर के हालात देखे तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि बाहर लोग पागलों की तरह ज़ॉम्बी से जान बचाते हुए भाग रहे थे। सड़कों पर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थी और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी मदद करने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं था। तभी जुन्मो के अपार्टमेंट के बाहर एक फायर ब्रिगेड आकर टकरा गया, जिसमें ब्लास्ट होने से जुन्मो और भी ज्यादा सहम गया था। उतने में ही उसकी नजर नीचे मौजूद एक लड़की पर भी गई, जिसने पहले तो डरते हुए अपनी माँ को ढूंढा, मगर बाद में खुद ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने बेरहमी से अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। तभी जुन्मो को उसकी बिल्डिंग के अंदर भी लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जिससे वो समझ गया था कि उसकी बिल्डिंग में भी अब खतरा है। इसलिए वो अपने अपार्टमेंट के गेट पर सब देखने लगा। पर तभी केन नाम का उसका पड़ोसी भागकर उसके रूम में आ गया, जो देखकर शुरू में तो जुन्मो ने उसको भगाने की कोशिश की, पर केन ने उसको बताया कि बाहर सब बहुत अजीब चल रहा है और उसके खुद के भाई ने ही उसको मारने की कोशिश की थी। हालांकि अब वैसे तो जुन्मो को सब पता था, लेकिन फिर भी उसने केन को बाहर जाने को कहा, जिस पर केन ने बस उससे वॉशरूम इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी और जुन्मो भी कुछ सोचते हुए मान गया। लेकिन अंदर जाने के बाद जब केन बाहर आया तो उसने एक टॉयलेट को अपनी गर्दन पर लगा रखा था, क्योंकि असल में पहले ही केन की गर्दन को उसके भाई ने घायल कर दिया था, जो देखकर जुन्मो एक चाकू लेकर उसको भगाने लगा। पर तभी अचानक केन की आंखें लाल हो गई और उसकी बॉडी अजीब तरह से अकड़ने लगी और पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने पर उसने जुन्मो पर हमला करने की कोशिश की, मगर जुन्मो ने जैसे तैसे उसको कमरे से बाहर करके कमरा बंद कर लिया। उतने में ही बाहर केन का ज़ॉम्बी भाई भी आ गया, जिसने केन से लड़कर उसको बुरी तरह से घायल कर दिया और गेट के नीचे से जुन्मो के घर में केन का खून जाने लगा, जो देखकर वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने गेट को बंद करने के लिए उसके सामने बड़ा वाला फ्रिज रख दिया। तब उसको अपनी माँ की चिंता होने लगी, जिनका फोन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी नहीं लग रहा था, लेकिन किस्मत से अच्छा नेटवर्क आने से उसको उसकी माँ के मैसेज आए और तब जाकर उसको पता चला कि उसकी माँ अभी एक सेफ जगह पर है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा डरी हुई है और साथ ही उसने जुन्मो को जिंदा रहने को कहा था, जो देखकर जुन्मो ने जिंदा रहने वाली लाइन को एक कागज पर लिखकर अपनी एक फैमिली फोटो पर लगा लिया और पूरे घर में बची खाने पीने की चीजों को देखने लगा। मगर उसके पास बस स्नैक्स ही बचे थे, जिनको लंबे समय तक चलाने के लिए वो आज भूखा ही सो गया। अब सुबह उसकी आंख टीवी पर चल रही न्यूज से खुली, जिसमें रिपोर्टर बात कर रही थी कि ज़ॉम्बी के दिमाग में इंसानों से क्या अलग था। तब उसके साथ बैठे डॉक्टर ने बताया कि ज़ॉम्बी किसी तरह की न्यूरल बीमारी हो सकती है, जिसमें लोग बस खाने के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी डेली रूटीन की चीजों को नहीं भूलते। अब यही सब सुनते हुए जुन्मो ने अपने फोन में एक पोस्ट देखी और उसने खुद भी एक फोटो खींचकर उसको #alive लिखकर अपलोड कर दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद जब वो इंटरनेट पर वीडियो देख रहा था, तब एक स्ट्रीमर सिग्नल की तलाश में बिल्डिंग से गिरकर मर गया, जो देखकर जुन्मो के दिमाग में एक आइडिया आया। अब इसके तुरंत बाद ही उसने अपने फोन को अपने ड्रोन में लगाया और फोन में कॉलिंग चालू करके फोन को ड्रोन से हवा में लेकर जाने लगा। तब किस्मत से उसके फोन में सिग्नल आ गए और उसकी माँ को कॉल जाने लगा, मगर तभी ड्रोन की बैटरी खत्म होने की वजह से ड्रोन उसके पास
पास वापस आ गया। इसलिए फिलहाल जुन्मो अपना मूड ठीक करने के लिए गेम खेलने लगा, पर थोड़ी देर बाद कंप्यूटर के सिग्नल भी चले जाते हैं, इसलिए जुन्मो सोफे पर लेटकर सो जाता है। मगर रात के समय में उसको बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसको सुनकर जुन्मो ने जब बाहर देखा तो बाहर एक पुलिस ऑफिसर अपने ज़ॉम्बी साथियों से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। तब उसने काफी सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके खत्म कर दिया, लेकिन बीच में गोलियां खत्म होने के बाद जब वो रिवॉल्वर को लोड कर रही थी तो ज़ॉम्बीज ने उसको पकड़ लिया, जो देखकर उस ऑफिसर ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, पर ज़ॉम्बीज उसको खींचकर अपने साथ ले गए और जुन्मो के सामने ही बेरहमी से उसको खाने लगे। तब ये सब देखकर जुन्मो ने चिल्लाते हुए उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन वैसे तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, पर उसके कमरे में शोर होने से एक ज़ॉम्बी गेट पर लगे फ्रिज को धक्के देकर कमरे में जरूर आ गया था। तब जुन्मो ने फ्रिज को धक्का देकर उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा ताकतवर था। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए जुन्मो ने ऐसे दिखाया जैसे वो बालकनी से कूद गया हो, और इसी धोखे की वजह से ज़ॉम्बी खुद भी नीचे गिरकर मारा गया, जबकि जुन्मो ने बालकनी में लटक कर अपनी जान बचा ली थी। अब इसके बाद ऊपर जाकर सबसे पहले तो उसने बिना शोर किए कमरे के गेट को ठीक किया और फिर इमोशनल होकर एक वीडियो बनाने लगा, जिसमें उसने बताया कि वो 7 दिनों से अपने अपार्टमेंट में बंद है और उसको नहीं पता कि वो कब तक जिंदा बचेगा। और ये वीडियो बनाने के बाद वो सोने चला गया। अब अगली सुबह खाना ना होने की वजह से उसने अपने पिता की फोटो से माफी मांगकर उनकी दारू निकाल ली और बालकनी के दरवाजे को पूरी तरह से ढककर टीवी देखते हुए दारू पीने लगा। मगर तभी टीवी में रामेन का एक ऐड आ गया, जो देखकर जुन्मो से रहा नहीं गया और उसने अपने पास रखा आखिरी रामेन तुरंत खा लिया। पर इसके बाद जब वो पानी पीने गया तो उसको पता चला कि उसके एरिया में वाटर सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसका मतलब था कि अब उसे पानी की भी दिक्कत आएगी। तब ये देखकर उसने अपने टेबल पर गिरे हुए पानी को चाट कर पिया और अब 10वां दिन आते आते वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसी दौरान उसने रोड पर पड़ी हुई पुलिस वाले की रिवॉल्वर देखी, पर पास में ज़ॉम्बीज होने की वजह से वो नीचे नहीं जा सकता था और टीवी में भी लगातार घर में रहने की ही सलाह दी जा रही थी। तब सोफे पर लेटे हुए अचानक उसको रेडियो के बारे में याद आया, जिसको इस्तेमाल करने के लिए वायर वाले ईयरफोन्स की जरूरत थी, जबकि जुन्मो के पास सारी की सारी वायरलेस डिवाइसेस ही थी। खैर अब इसी तरह से 15 दिन बीत चुके थे और जुन्मो एक सुबह दारू पीते हुए डांस कर रहा था, पर इसी दौरान उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा और वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अगर वो आवाज के साथ रोता तो ज़ॉम्बीज वापस से उसके कमरे में आने लगते, जिसकी वजह से उसके रोने की आवाज नहीं आ रही थी। खैर अभी उसको नशा इतना ज्यादा होने लगा था कि उसको वहम होने लगा था कि सब ठीक हो गया है और उसकी फैमिली भी घर वापस आ गई है। तब उसने अपनी माँ को देखते ही गले लगा लिया, मगर जैसे ही सच्चाई उसके सामने आई तो उसने जमीन पर बैठकर सिसकते हुए रोना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसका फोन बजा, जिसमें उसकी माँ का वॉइस मेल आया था, लेकिन सिग्नल न आने की वजह से उसकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। तब जुन्मो सिग्नल के लिए अपनी बालकनी में जाकर लटक गया, जिससे वॉइस नोट डाउनलोड हो चुका था। उस वॉइस नोट में जुन्मो की माँ ने उसको बताया था कि मैं, तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन तीनों तुम्हारे पापा के ऑफिस में हैं और तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अब उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज ने आकर उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया, जिसको सुनकर जुन्मो के पैरों तले जमीन खिसक गई और अब वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि पहले तो उसने घर में मौजूद सारा सामान तोड़ दिया और बाद में अपार्टमेंट से बाहर आकर एक ज़ॉम्बी को बेरहमी से मारने लगा। जिसके बाद वो और ज़ॉम्बीज को ढूंढने के लिए थोड़ा आगे गया, जहां उसको केन एक आदमी की लाश को खाता हुआ दिखाई दिया और उतने में ही और ज़ॉम्बीज भी जुन्मो के पास आने लगे। अब जैसे कि जुन्मो की माँ ने उसे जिंदा रहने को कहा था तो जुन्मो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पास में छुप गया और बाद में बड़ी शांति के साथ जैसे तैसे ज़ॉम्बीज की नजर से बचते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस जा पहुंचा। तब ज़ॉम्बीज भी अंदर आने की कोशिश करने लगे, मगर जुन्मो ने गेट को बंद करके रखा। अब रात में जब वो कुछ सोच रहा था तभी उसको बाहर फाइटर जेट्स की आवाज आने लगी और बाहर देखकर उसको पता चला कि शहर में एयर स्ट्राइक कर दी गई है, जिससे अब शहर की बिजली भी चली गई थी, जो देखकर जुन्मो इतना ज्यादा टूट गया था कि उसने आखिरी बार एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उसमें गुड बाय बोला और बाद में खुद को फांसी लगा ली। पर तभी सामने के अपार्टमेंट से उसके चेहरे पर किसी ने लेजर लाइट मारी, जो देखकर जुन्मो ने मुश्किल से फांसी लगाने से खुद को रोका और सामने
वाले अपार्टमेंट में देखने पर उसको टिया नाम की एक लड़की दिखाई दी, जिसने पहले तो इशारों से उसको अपना नाम बताया और बाद में सुबह 7 बजे उसको बालकनी पर आने को कहा और जुन्मो भी इस पर मानकर सोने चला गया। अब कहीं ना कहीं उसके मन में सुकून था कि चलो कम से कम उसके अलावा कोई और भी जिंदा है। वहीं टिया ने सोने से पहले अपने डोर पर लगाए ट्रैप को चेक किया और बाद में अपने कान बंद करके सोने चली गई। अब इसके अगले दिन जुन्मो की आंख 11 बजे खुली, जो देखकर वो घबराते हुए बालकनी में टिया से माफी मांगने लगा और फोन में लिखकर वो एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी टिया के गेट पर एक ज़ॉम्बी आकर फंस गया, जिसको वैसे तो टिया नहीं मारना चाहती थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने कुल्हाड़ी से उसको खत्म कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर बारिश होने लग गई और टिया और जुन्मो दोनों ही बालकनी में बर्तन रखकर एक दूसरे को देखने लगे। जिसके दौरान टिया ने ये भी देखा कि जुन्मो की बिल्डिंग के 8वीं मंजिल पर कोई ज़ॉम्बी नहीं था, जिसका मतलब था कि अगर वो लोग किसी तरह से वहां पहुंच गए तो शायद वो लोग कुछ समय तक सेफ रहेंगे। अब इसके अगले दिन जुन्मो की आंख 6:50 पर ही खुल गई और जब टिया ने बालकनी में आकर उससे बात करने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि जुन्मो भूखा है, जो देखकर उसने तुरंत अपने घर से एक मजबूत रस्सी को टेबल पर बांधा और उसके दूसरे सिरे को एक बॉल पर बांधकर जुन्मो की बालकनी में फेंकने की कोशिश करने लगी, मगर वो बॉल वहां पहुंचने की बजाय नीचे गिर गई, जो देखकर जुन्मो ने फिर से अपने ड्रोन को निकाला और उसमें एक रस्सी बांधकर टिया के पास भेजी। तब टिया ने उसके पास खाना और एक नोट पहुंचाया, जिसको देखकर जुन्मो खुशी से उसको खाने लगा। मगर तभी उसने नोटिस किया कि कहानी की शुरुआत में जो फायर ब्रिगेड उसके अपार्टमेंट के बाहर टकराई थी, उसका ज़ॉम्बी फायर फाइटर टिया के टेबल पर बंधी रस्सी से उसके फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही टिया को ये समझ आया तो वो उस रस्सी को खोलने के लिए उस टेबल के पास भागी, मगर फायर फाइटर के वजन की वजह से वो टेबल टिया के आकर लगा, जिससे वो बेहोश हो गई। तब जुन्मो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए जल्दी से उसने अपने पास रखी एक बियर बोतल को उस फायर फाइटर की ओर फेंका, मगर जब इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने अपने ड्रोन से फायर फाइटर का ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान जुन्मो के कमरे में भी काफी सारे ज़ॉम्बीज घुसने की कोशिश करने लगे। वहीं अब तक फायर फाइटर भी गुस्से में ड्रोन को बर्बाद करने के बाद फिर से ऊपर चढ़ने लगा, जिससे जुन्मो को लग रहा था कि टिया मारी जाएगी। लेकिन सही वक्त पर टिया को होश आ गया और उसने फायर फाइटर का हाथ काटकर उसको नीचे गिरा दिया। तब नीचे मौजूद सभी ज़ॉम्बीज ये देखकर गुस्से में आ गए, पर टिया ने अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर में पड़े सामान को समेटने लगी। उसी दौरान उसको समझ आया कि अब उसके पास भी खाना ज्यादा नहीं बचा था। अब वैसे जुन्मो को भी ये बात समझ आ गई थी, इसलिए उसने टिया से थोड़ी देर इंतजार करने को कहा, जिसके बाद उसने जैसे तैसे खुद को तैयार किया और थोड़ी सी तैयारी करने के बाद वो एक बैग लेकर कॉरिडोर में आ गया, जहां उसने केन की लाश देखी और उसको देखते ही उसने सावधानी से केन की जेब से उसके फ्लैट की चाबी निकाली और उसमें दाखिल हो गया। तब किस्मत से वहां पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था और बस कमरे के बेड में किसी की लाश पड़ी हुई थी। अब इसके बाद घर की तलाशी लेने पर जुन्मो को वहाँ काफी सारा खाने पीने का सामान मिल गया, जिससे जुन्मो काफी ज्यादा खुश हो गया। अब इसके बाद जरूरत का सामान लेने के लिए वो कमरे में चला गया, जहाँ पर उसे काफी सारे कपड़े और जरूरत की चीजों के साथ साथ वायर वाले एयरफोन और 2 वॉकी टॉकी भी मिल गए, जिनको लेकर वो वापस आ ही रहा था कि तभी एक ज़ॉम्बी ने आकर उस पर हमला कर दिया। तब जैसे तैसे जुन्मो उससे बचकर भागा और जल्दी से अपने कमरे में चला गया, जहाँ रात में उसने सबसे पहले तो न्यूटेला खाया और बाद में एयरफोन्स लगाकर रेडियो को चलाने की कोशिश करने लगा, मगर अभी उसमें कोई भी आवाज नहीं आई। तब जुन्मो ने खाने के सामान के साथ एक वॉकी टॉकी को टिया के अपार्टमेंट की ओर भेज दिया और सोने चला गया। अब अगले दिन उसकी आंख टिया की आवाज से खुली, जो वॉकी टॉकी से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिसको सुनकर जुन्मो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि काफी दिनों के बाद वो किसी से इस तरह से बात कर पा रहा था। तब उन्होंने अपने बारे में एक दूसरे को काफी सारी चीजें बताई, जिसके दौरान जुन्मो ने टिया से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहा, जिस पर टिया ने कहा कि तुम जिंदा रहना चाहते थे इसलिए जिंदा हो, न कि इसलिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पर जुन्मो के हिसाब
हिसाब से वो बस इसीलिए जिंदा था क्योंकि टिया ने उसकी मदद की थी। तब ये सुनकर टिया भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई क्योंकि असल में उसने भी मरने की कोशिश की थी, मगर जुन्मो को जिंदा देखकर उसने अपना फैसला बदल लिया था। अब वैसे तो टिया ने इसके बारे में जुन्मो को कुछ भी नहीं बताया था, पर अब उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी और इसी तरह से उन्होंने कुछ दिन बात करते हुए ही निकाल दिए। फिर एक दिन उन्होंने साथ में रामेन भी बनाए, जिसके दौरान टिया ने उसे बनाने में काफी गलतियां की, लेकिन बाद में उन्हें काफी मजा आया। अब ऐसे ही एक दिन टिया ने बात करते हुए जुन्मो को बताया कि पहले वो एक हाइकर हुआ करती थी, मगर वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी और बालकनी से बाहर देखने पर पता चला कि अचानक सभी ज़ॉम्बीज तेजी से टिया की बिल्डिंग में चले गए थे, जो देखकर टिया और जुन्मो काफी ज्यादा डर गए थे और थोड़ा पैनिक करते हुए टिया ने गलती से कुछ सामान गिरा दिया, मगर उस आवाज को सुनकर ज़ॉम्बीज टिया के कमरे की ओर बढ़ने लगे, जिसे सुनकर टिया और जुन्मो के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। लेकिन सही समय पर जुन्मो ने टिया से उसके बगल वाले अपार्टमेंट का नंबर पूछकर उस पर कॉल कर दिया, जिसकी बेल की आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बीज उस अपार्टमेंट में चले गए, जिससे अभी के लिए टिया की जान बच गई थी। मगर जैसे कि अब वहां रहना सुरक्षित नहीं था, इसलिए तब दोनों ने जल्दी से जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और टिया ने जुन्मो को 8वीं मंजिल पर जाने को कहा। तब सबसे पहले टिया ने खुद को एक रस्सी से बांधा, क्योंकि वो बिल्डिंग से नहीं बल्कि बालकनी से नीचे आकर जुन्मो की बिल्डिंग में जाने वाली थी। अभी जुन्मो का भी यही प्लान था ताकि वो नीचे की लिफ्ट से सीधा 8वीं मंजिल पर जा सके। तब उन दोनों ने एक दूसरे से जिंदा रहने का वादा किया और टिया तुरंत ही नीचे जाकर ज़ॉम्बीज को बुरी तरह से मारने लग गई। जहां रास्ते से उसने ऑफिसर की रिवॉल्वर को भी उठा लिया और ज़ॉम्बीज को मारते हुए जुन्मो की बिल्डिंग की ओर जाने लगी। मगर इसी दौरान एक ऐसा वक्त आया जब ज़ॉम्बीज टिया पर भारी पड़ने लग गए थे, लेकिन उतने में ही जुन्मो भी नीचे आकर ज़ॉम्बीज को मारने लगा और टिया और जुन्मो ने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बिल्डिंग में आते ही दरवाजे को बंद कर लिया और लिफ्ट में चढ़कर सीधा 8वीं मंजिल पर जाने लगे। अब शुरू में तो 8वीं मंजिल पर शांति थी और वहां के सारे दरवाजे भी बंद थे, लेकिन तभी लिफ्ट की ओर से पहले एक ज़ॉम्बी टिया और जुन्मो की ओर बढ़ने लगा और उसके पीछे और भी ज़ॉम्बीज उन लोगों के पास आ गए। ये देखकर जुन्मो उनको पागलों की तरह मारने लगा और वहीं टिया ने एक कमरे के बाहर जाकर मदद मांगी, जिसमें से एक आदमी ने निकलकर एक स्मोक बॉम्ब को बाहर फेंका और जल्दी से जुन्मो और टिया को अपने कमरे के अंदर ले गया। तब अंदर जाकर उसने अपना नाम सॉन्ग बताया, जो खुद भी काफी समय से वहां पर अकेला फंसा हुआ था और उसके पास काफी सारा खाना और पानी भी मौजूद था। अब इसके बाद सियोंग ने टिया और जुन्मो से बातें करते हुए उन्हें पीने के लिए पानी दिया, मगर टिया और जुन्मो उस पानी को पीने से डर रहे थे क्योंकि ऐसे हालातों में किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। लेकिन ये देखकर सियोंग भी सब समझ गया था, इसलिए सबसे पहले उसने खुद पानी पीकर दिखाया और तब जुन्मो और टिया ने भी तुरंत ही पानी को पी लिया। अब इसके बाद सियोंग ने उन्हें खाना भी दिया, जिसको टिया और जुन्मो दोनों खुशी से खाने लगे क्योंकि इतने दिनों बाद उन्हें खाने के लिए कुछ अच्छा मिल रहा था। इसी दौरान टिया की नजर पास में पड़ी एक फोटो पर पड़ी, जिसमें सियोंग अपनी बीवी और बच्चे के साथ खड़ा था। लेकिन टिया ने जब उससे उसकी बीवी के बारे में पूछा तो सियोंग ने उससे झूठ कहा कि उसकी बीवी अब उसके साथ नहीं रहती। मगर इसके थोड़ी देर बाद टिया और जुन्मो दोनों को ही चक्कर आने लगे क्योंकि सच में सियोंग ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था ताकि वो उन्हें बेहोश करके अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बीवी को खिला सके, जिसको उसने दूसरे कमरे में बांध कर रखा हुआ था। जिसके बाद सच्चाई बताने के बाद उसने टिया को अपनी बीवी के कमरे में छोड़ दिया और बाहर आकर अपनी बीवी की रस्सी भी खोल दी ताकि वो टिया को खाकर अपना पेट भर सके। मगर ये देखकर जुन्मो ने रिवॉल्वर निकालकर सियोंग पर तान दी और उसे दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन सियोंग उसको देखकर समझ गया कि उसने आज तक किसी को नहीं मारा है, इसलिए उसने जुन्मो की बात को सीरियसली नहीं लिया। वहीं कमरे में अब तक सियोंग की बीवी टिया को खाने की कोशिश करने लग गई थी, पर टिया ने तब दिमाग लगाकर अपनी जान बचाई और जब सियोंग ने दरवाजा खोला तो टिया ने सियोंग की बीवी को उस पर ही छोड़ दिया, जिससे सियोंग की बीवी उसको बुरी तरह से खाने लगी और टिया ने दुखी मन के साथ उन दोनों को शूट करके खत्म कर दिया। लेकिन गोली की आवाज बाहर ज़ॉम्बीज तक पहुंच गई थी और वो जल्दी से उस अपार्टमेंट में आने लग गए थे, जो देखकर टिया को लगने लगा कि अब वो लोग नहीं बचेंगे।
सके, इसलिए उसने जुन्मू को रिवॉल्वर दी ताकि वो पहले उसको खत्म कर दे और बाद में अपनी जान ले ले। तब शुरू में तो जुन्मू इस पर नहीं माना, पर वो भी सारी सिचुएशन जानता था और अभी बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने टिया से गन लेकर उसको शूट करने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन तभी उन दोनों को बाहर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की आवाज आने लगी, जिसका मतलब था कि वो लोग अब भी अपनी जान बचा सकते थे। इसलिए उन्होंने मरने का प्लान कैंसिल करके छत पर जाना बेहतर समझा और पूरी तैयारी के साथ वो छत की ओर बढ़ने लगे, जहां रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर जुन्मू और टिया ने उनसे लड़ाई की और जैसे तैसे करके थोड़ी देर में ही ऊपर पहुंच गए। लेकिन ऊपर जाने के बाद उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दिया, जिसका मतलब था कि वो लोग अब छत पर फंस चुके हैं। तभी छत पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगे, जिन्हें देखकर पहले तो जुन्मू ने उन्हें शूट किया, पर बाद में उनकी गोलियां खत्म हो गई और अब उन्हें लगने लगा था कि अब तो उनकी जान किसी भी हालत में नहीं बच सकती। मगर उनकी चलाई गई गोलियों की आवाज से आर्मी हेलीकॉप्टर को उनकी लोकेशन पता चल गई थी और बिल्कुल सही टाइम पर आकर उन्होंने छत पर मौजूद ज़ॉम्बीज को खत्म करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जुन्मू और टिया को रेस्क्यू करके वो लोग शहर से बाहर ले जाने लगे, जहां उन दोनों के फोन में सिग्नल आने से उनके मैसेज भी आने लग गए थे। और तब उन्हें पता चला कि शहर में 50,000 लोग मारे गए हैं और अभी भी काफी जगह पर सर्वाइवर्स मौजूद हैं, जिन्हें आर्मी किसी तरह से बचाने की कोशिश करेगी। पर क्या आर्मी वाले सब लोगों को बचा पाएंगे? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।